गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, और इस बार क्लास जो 7 का चैप्टर नंबर 12 है वो कंप्लीट करने वाले हैं, मौसम और जलवायु, ठीक है। इसके बाद एक और चैप्टर हम लोग का बच जाएगा, चैप्टर 13। ओके। थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गया है। सॉरी। तो ये चैप्टर हम लोग 12 करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो बच जाएगा, जो लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 13, ठीक है। तो मौसम और जलवायु आज हम लोग कंप्लीट के साथ डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जितना भी 50 मिनट या 40-50 मिनट जो भी लगेगा उस हम डिटेल से देखेंगे और इस चैप्टर को हम लोग बारीकी से समझेंगे कि क्या है चैप्टर ये। इससे पहले मैंने आपको सब 1 से लेकर 11 तक वीडियो एकदम 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने सब प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। प्लेलिस्ट 7th क्लास के नाम से बनी होगी, ज्योग्राफी 7th क्लास ज्योग्राफी के नाम से बनी होगी, जाके देखिए, ठीक है। ये हमारा फोकस ऑन स्टडी चैनल का लोगो है, आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मौसम और जलवायु, ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं कि मौसम क्या होते हैं और जलवायु क्या होते हैं। तो चलो पढ़ो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं मौसम। मौसम, वेदर, ठीक है। सलमा टेलीविजन पर स्थानीय समाचार देख रही थी। उद्घोषिका ने कहा, आइए अब राज्यों के मुख्य शहरों को मौसम का हाल जानें। फिर स्क्रीन पर इस तरह तालिका दिखाई देने लगी। देखो यहाँ पे बच्चों, एक उद्घोषिका का मतलब क्या होता है? उद्घोषिका मतलब कोई बताने वाला, ठीक है। इसको जैसे कोई माइक लेकर मंच पे कोई बताता है उसे कहते हैं उद्घोषक या उद्घोषिका। उद्घोषक मतलब महिला, वो पुरुष होता है, और उद्घोषिका मतलब क्या होता है? जो महिला वो कमेंट्रेटरी करती है, ठीक है, कमेंट्री जो करती है उद्घोषिका कहलाती है महिला, और उद्घोषक पुरुष। ये सब पटना का दिखाया गया है। पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। जैसे हम लोग कहते हैं क्या 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है। तो वही अलग अलग शहरों का ये तापमान दिया गया है, ठीक है। उद्घोषिका ने कहा कि पढ़कर सुनाया और कहा कि आज कहीं कहीं आसमान में बादल भी छाए रहेंगे अगले 24 घंटे, और पटना उसके आसपास के क्षेत्र में वर्षा होने की संभावना है। तभी सलमा का भाई सलीम बोला, दीदी जब बिहार राज्य एक है तो फिर जगह जगह तापमान एक जगह क्यों नहीं है, ठीक है। जो सलीम है वो पूछ रहा है कि दीदी जो बिहार राज्य है वो पूरा एक ही राज्य है, तो जगह जगह पर तापमान अलग क्यों है, ठीक है। तो सलमान ने जवाब दिया, बिहार का विस्तार बड़ा क्षेत्र है, जो बिहार का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। इसके अनेक गांव, शहर और जिले में हर क्षेत्र के मैदान, जंगल, पठार, नदियां, शहर, तालाब आदि जैसे नहीं हैं, इसलिए तापमान भी एक जैसा नहीं है। तो बच्चों, जो तापमान होता है वो हर जगह एक क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस बड़े से क्षेत्र में गांव, शहर, जिले बहुत जगह चीज आती है, और हर क्षेत्र का मैदान, जंगल, पठार, नदियाँ, शहर, तालाब आदि चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे अभिषेक के घर के बगल में क्या है? गंगा जी है, ठीक है। और मान लो कि जैसे अपने बुआ के यहाँ पे जाता है तो वहाँ पे गंगा जी नहीं है, क्यों? इसीलिए मतलब यहाँ का तापमान कम रहेगा लेकिन वहाँ का तापमान ज़्यादा रहेगा। यहाँ का तापमान कम क्यों रहेगा? क्योंकि नदिया के पास हवा बहती है ठंडी, तो तापमान को कम कर देगा। वहीं उसके बुआ या किसी के पास या आपके बुआ के पास वहाँ पे क्या है, नदी कोई नहीं होगी तो वहाँ पे तापमान अधिक रहेगा, ठीक है, सूर्य की गर्मी के कारण। यहाँ पे तापमान रहेगा लेकिन नदियों के जो पानी होते हैं ठंडा हवा चलता है। जैसे समुद्री इलाके में गर्मी कम पड़ती है, क्योंकि समुद्र जो होता है वो ठंडा हवा निकालता है, हवा बहता है, जिससे गर्मी कम लगती है, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र का आप ये याद रखिए कि हर क्षेत्र का अपना अलग तापमान होता है, ठीक है। इसलिए तापमान भी एक जैसा नहीं पाया, तो हर क्षेत्र का अलग अलग तापमान पाया जाता है, ठीक है। सलीम ने, आप नोट कर लीजिएगा कि हर क्षेत्र का अलग अलग तापमान होता है। तापमान अलग क्यों होता है? क्योंकि सब जगह एक ही जैसा संसाधन उपलब्ध नहीं है, ठीक है। संसाधन का मतलब जिससे जैसे प्राकृतिक चीज़, मानवीय चित्र, ठीक है। सलीम ने पूछा, दीदी क्या सिर्फ तापमान में ही अंतर होता है, ठीक है। सलमा बोली, नहीं भाई, तुमने समाचार में अभी भी सुना है कि वर्षा की जानकारी बता रहे थे। अगली बार जब तुम समाचार सुनोगे तो ध्यान से सुनना, वे मौसम के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारी देते हैं। तो हर जगह अलग अलग मौसम, हर जगह अलग अलग तापमान हो सकता है, ठीक है। जैसे इस क्षेत्र में अगर वर्षा होता है तो इस क्षेत्र में अगर नहीं होता है तो ये तापमान अलग हो गया। इस क्षेत्र में अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो अलग अलग एक ही क्षेत्र में हो गया।
अगली बार जब समाचार सुनोगे तो तुम ध्यान देना कि वह मौसम के अंतर्गत कोई भी कौन कौन सी जानकारी देते हैं। तभी सलीम पूछ बैठा, दीदी यह मौसम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि मौसम क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। आपने मोबाइल में देखा होगा कितने बच्चे बता देते हैं कि मोबाइल में क्या आज वर्षा होने वाली है कि नहीं, इस क्षेत्र में आज का तापमान कितना है। अपने मोबाइल में वेदर वाला सिस्टम दिखा देते हैं। तो बच्चों हर जगह अलग अलग तापमान होता है। ठीक है, किसी भी जगह का एक जगह तापमान नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड या 2 सेकंड भी ज़्यादा होगा लेकिन तापमान अलग अलग होगा। सलमा सोच में पड़ गई, ठीक है, कि मौसम क्या होता है अब उसको बताएंगे। अचानक उसके दिमाग में विचार आया कि वह पिताजी के कमरे में गई और भूगोल का शब्दकोश निकालकर मौसम के बारे में पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। तो ये बच्चों नोट कर लीजिएगा, आपका पहला आंसर है मौसम क्या है उसका। ठीक है, किसी निश्चित स्थान में, ये कोई निश्चित स्थान है, उस निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। ठीक है, अगर आप जहाँ खड़े हैं और आपके ऊपर आकाश अगर तैर रहा है, आपके ऊपर अगर आकाश है, ठीक है, काले बादल हैं, ठीक है, तो उसी समय वायुमंडल की तत्कालीन दशा, वह जो तत्कालीन दशा है जो आपको आकाश में देख रहे हैं, वायुमंडल जो काले बादल हैं, वो मौसम कहलाता है। ठीक है, तो वर्तमान जहाँ पे आप जहाँ भी खड़े हैं तो निश्चित समय में, एक निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा, तुरंत दशा, ठीक है, मौसम कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया कि जैसे आप छत पे जाइए, छत पे जाके देखेंगे तो अगर धूप लिखा होगा तो धूप खिला होगा या काले बादल होंगे, तो वह उस समय जो भी परिस्थिति होगी, या तो धूप खिला हो, या तो बारिश आ रही हो, या तो काले बादल आए हों, वह मौसम कहलाती है। वह परिस्थिति क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि कोई सी भी परिस्थिति मौसम कहलाती है। ठीक है, अगर गर्मी पड़ रही है, छत पे जाएंगे तो धूप के लिए तो वही मौसम है, बारिश आ रही है तो वही मौसम है। ठीक है, तो सिंपल से ये मतलब है किसी निश्चित स्थान, निश्चित समय वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। मैंने सिंपल भारी भाषा में आपको बता दिया। दोनों बार बार पढ़ते रहे और उन्हें भी समझ में नहीं आया। तब वे पिताजी के पास गए और पूछा, पिताजी मौसम किसे कहते हैं? पिताजी ने समझाया, बेटा निश्चित स्थान का अर्थ किसी शहर या भौगोलिक स्थिति से, निश्चित स्थान मतलब आप छत पे, जैसे आप छत पे गए तो वो निश्चित स्थान है ना, एक जगह स्थिर है। अब जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और बादल ऊपर देख रहे हैं तो वो मौसम थोड़ा ना कहलाएगा। किसी निश्चित स्थान, आप एक जगह स्थिर हो जाएं, उसके बाद जो भी आपके पर्यावरण में घटना होती है उसे मौसम कहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बाइक पे चल रहे हैं और कहें कि मौसम है। मौसम होता है लेकिन मौसम को हम एक निश्चित स्थान में मापते हैं। ठीक है, कि ये मेरा घर का तापमान है, ये रजनी का तापमान है, उसके घर का तापमान है। ठीक है, तो वही सिंपल भरी भाषा में कि एक निश्चित स्थान पे ही मौसम को मापा जाता है। ठीक है, आप छत पे माप सकते हैं, आप ग्राउंड में माप सकते हैं, आप अपने स्कूल में माप सकते हैं। ठीक है, कहीं भी माप सकते हैं, या मैदान में माप सकते हैं। पिताजी ने समझाया कि बेटा निश्चित स्थान का अर्थ किसी शहर या गांव की भौगोलिक स्थिति से है। समय का अर्थ है उस समय का स्थान का स्थानीय मानक, और समय वायुमंडलीय दशा का अर्थ आकाश की स्थिति तथा धूप, बादल, आर्द्रता, वायु की वेग और दिशा पर इत्यादि होते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, इन दशाओं का सम्मिलित रूप मौसम को दर्शाता है। इन दशाओं का सम्मिलित रूप मौसम कहलाता है। सलीम और सलमा ने पूछा, मौसम के स्थान और समय का क्या महत्व है? तो मौसम के स्थान, मैंने आपको बताया मौसम मापने के समय बहुत आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि मौसम मापने के समय किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो उसके तो क्या होगा आंसर? एक निश्चित समय स्थान होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए। ठीक है, निश्चित समय, निश्चित स्थान और निश्चित समय होना चाहिए। तो 3 चीज़, निश्चित स्थान, निश्चित समय। ठीक है, ये 2 चीज़ होना चाहिए, निश्चित स्थान और निश्चित समय। तो मौसम मापने के 2 इकाई होते हैं, निश्चित समय और निश्चित स्थान। ये देखो लिखे हैं, निश्चित स्थान और निश्चित समय। तो नोट कर लीजिए कि मौसम स्थान के 2 मापक हैं, निश्चित स्थान और निश्चित समय। पिताजी ने कहा, देखो मौसम एक परिवर्तनशील तत्व है। ठीक है, जो स्थान और समय के अनुरूप बदलता रहता है। मौसम क्या है? एक अनुरूप परिवर्तनशील तत्व है। अगर आप मान लीजिए कि ये मान लो कि मूसेपुर है, ठीक है, मूसेपुर से अगर बाजार जाते हैं तो मूसेपुर का तापमान अलग होगा, मौसम अलग होगा, वहीं बाजार का अलग होगा तापमान। क्यों? क्योंकि हर समय और हर स्थान का अनुसार पर मौसम जो होता है, स्थान और मौसम समय के अनुसार परिवर्तन होता है। तो देखो ये स्थान, मैंने बताया था कि मौसम को मापने के लिए 2 चीज़ जरूरी है, एक स्थान और एक समय।
तो ये मूसेपुर का मान लो कि स्थान दूसरा और समय और बाजार का स्थान दूसरा है, यहाँ पे समय दूसरा हो रहा होगा और यहाँ पे जाएंगे तो दूसरा समय हो जाएगा। तो एक निश्चित समय होना चाहिए और निश्चित स्थान होना चाहिए मौसम को मापने के लिए, ठीक है, क्योंकि यह बदलते रहता है। 10-10 कदम पे जाएंगे तो कहीं बारिश हो जाएगी, कभी धूप निकल जाएगी, कभी छाँव हो जाएगा, ठीक है। तो मौसम को मापने के लिए स्थान निश्चित समय होना चाहिए, इसलिए इसे स्थान और समय के संदर्भ में जाना या व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा निश्चित स्थान और निश्चित समय। उन्होंने अखबार में छपे आज का तापमान कॉलम को दिखाते हुए पता करो कि इनमें से किन किन बातों की जानकारी दी है। कॉलम देखते हुए सलमान ने बताया कि पिताजी इनमें तो कई स्थानों पर तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, आकाश के बादल, हवा की दिशा, गति की जानकारी दी गई है, ठीक है। पिताजी ने स्पष्ट कहा कि मौसम के तहत हम इन सभी को बात करते हैं। अक्सर हम ऐसा पाते हैं कि कहीं गर्मी, कहीं ज़्यादा ठंडा, कहीं कम, कहीं हवा की दिशा अलग होती है, जिसका प्रभाव मौसम पर पड़ता है। तब आपको बता दिया कि मौसम, आप ये नोट कर लीजिएगा कि मौसम को प्रभाव करने वाले कारक, ठीक है। तो मौसम को प्रभाव करने वाले कारक क्या होते हैं कि जैसे हवा का अलग दिशा, ठीक है, कहीं गर्मी, कहीं ज़्यादा ठंडी, ये सब मौसम के ऊपर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अलग अलग मौसम किस प्रकार होता है, कहीं हवा की दिशा अलग होती है, कहीं हवा की दिशा उल्टी होती है, कहीं पश्चिम से बहता है तो कहीं पूर्व से बहता है, ठीक है, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ये सब मौसम को बदलने के लिए कारक हैं। मौसम किससे बदलता है, इसी से, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि तेज़ बारिश हो रही है तो वहीं पे यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, तो मौसम बदल गया कि नहीं बदल गया, किसके कारण, बारिश के कारण। यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, मौसम किसके कारण बदल गया, हवा के कारण, यहाँ पे हवा नहीं चल रहा है। तब मौसम को बदलने के कारण कौन कौन से, हवा का होना, ज़्यादा गर्मी या बरसात होना, ये सब बहुत सारे कारक है, नीचे बताने वाला हूँ। जलवायु, तो मौसम को देखो जलवायु पहला है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा जलवायु, हम पढ़ा रहे हैं जलवायु किसे कहते हैं। सलीम ने कहा, पिताजी मैंने पढ़ा है कि भारत की जलवायु मानसूनी है, मेरी समझ में बात नहीं है कि जलवायु क्या होती है बच्चों, ठीक है। तो जलवायु की डेफिनेशन देखो मैं बताने वाला हूँ। किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं, ठीक है। किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाले मौसम, अगर कोई मौसम है, ये मान लो कि ठंडी है, अगर बिहार ये जैसे छपरा है, ठीक है, मान लो कि कोई इलाका छपरा है, अगर ये ठंडी अगर किसी मतलब 1 से 1.5 महीना अगर यहाँ पर रुक गई तो क्या जलवायु कहलाएगी, ठीक है। तो किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाले जो मौसम होते हैं, आपको मैंने मौसम का परिभाषा बता दिया, ठीक है। तो किसी स्थान में लंबे समय तक अगर कोई मौसम रहे तो उसे ही जलवायु कहते हैं, ठीक है। जो मौसम होता है वो हमेशा बदलता है, गाना भी है तो है, मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे, ठीक है। तो मौसम का अर्थ क्या होता है, वो हर पल बदलता रहता है, पल पल हर पल बदलता है। लेकिन जलवायु जो होता है वो पल पल नहीं बदलता है, ठीक है, वो लंबे समय तक किसी निश्चित स्थान में रहता है, ये नोट कर लीजिए। मौसम की परिभाषा कोई पूछे तो कहते हैं कि मौसम वो होता है जो हर पल बदलता रहता है, लेकिन जलवायु जो होता है वो हर पल नहीं बदलता है, वो एक निश्चित समय में, ठीक है, वो निश्चित समय में लंबे समय तक किसी निश्चित स्थान में लंबे समय तक रहता है, वो जलवायु कहलाता है, ठीक है। समझ गए ना आप, किसी निश्चित स्थान में लंबे समय तक रहने वाले मौसम को ही तो जलवायु कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब मौसम समझ गए कि वह मौसम वह होता है जो हर पल हर समय बदलता रहता है, लेकिन जलवायु के निश्चित स्थान में लंबे समय तक रहता है, ठीक है। पिताजी ने कहा, बहुत ठीक सलमा, किसी स्थान की जलवायु को पता करने के लिए लंबे समय सामान्यतः 33 वर्षों तक वहाँ के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा इत्यादि का अवलोकन कर औसत निकाल दिया जाता है, ठीक है। पिताजी ने पूछा, सलमा क्या सभी जगहों की जलवायु एक ही तरह की होती है क्या। तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, यहाँ पे किसी स्थान की जलवायु को पता कैसे किया जाता है, 33 वर्षों, ठीक है, 33 वर्षों का तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की इत्यादि का अवलोकन कर औसत निकाला जाता है, ठीक है। किसी स्थान के मान लो कि जलवायु कैसे निकाला जाता है किसी स्थान का, तो पिछले 33 वर्षों में जितना भी जलवायु परिवर्तन हुआ है वहाँ की स्थिति से देखा जाता है कि उसकी तुलना में यह कम रुका है कि ज़्यादा रुका है। बेसिकली तुमको ज़रूरी नहीं है, अभी तुम 8th क्लास 10th क्लास में जाओगे तब तुमको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, इसे छोड़ सकते हैं, आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए। सलमान ने सोचते हुए कहा, जवाब में नहीं, सभी जगह जलवायु एक समान नहीं होती है बच्चों, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मौसम हर जगह बदलता रहता है और जलवायु भी हर जगह बदलती रहती है, ठीक है, जलवायु जो है एक जगह नहीं रहती है।
जब मौसम अलग अलग तरह का होता है तो जलवायु एक तरह कैसे हो सकती है बच्चों, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है, जब मौसम एक जगह नहीं हो सकता है तो जलवायु भी तो अलग अलग होगी ना। कहीं पे कहीं पे अगर धान उग रहा है तो वहाँ की जलवायु के लिए, कहीं खेती में गेहूँ उगा रहे हैं तो वहाँ पे गेहूँ की जलवायु, ठीक है। मतलब अलग अलग जलवायु में अलग अलग का पौधों का बोया जाता है, अलग अलग जलवायु में अलग अलग पौधे बोए जाते हैं, खेती की जाती है। जैसे मान लो कि ठंडी के दिनों में मटर सरसों बोई जाती है तो वो जलवायु है एक प्रकार से, गर्मी के दिनों में गेहूँ बोई जाती है तो वह भी एक जलवायु है, ठीक है। और जब गेहूँ हम लोग बो लेते हैं, थोड़ा दिन पक जाता है, तब वो जलवायु चली जाती है। अब देखो, बोने से पहले और पकने से पहले जो समय रहता है वो जलवायु रहता है, क्योंकि एक निश्चित समय में रहता है कि नहीं बताओ। अगर तुम बोते हो आज तो एक महीना 1.5 महीने के बाद मतलब वो धीरे धीरे पकना चालू करता है, तो उस समय जलवायु रहता है। तो किसी निश्चित स्थान में मौसम जो अधिक देर तक रुकता है उसे तो जलवायु कहते हैं, समझ गए ना। सलीम ने पूछा, यह जलवायु अलग अलग क्यों होती है। पिताजी ने कहा, विश्व के अलग अलग भागों में जलवायु की दिशाएं अलग अलग पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण, ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जिनमें मुख्य कारक हैं। तो जलवायु क्यों सब जगह अलग है, यहाँ पे बिहार में अलग है, छपरा में अलग है, सॉरी वो छपरा में अलग है, तो उत्तर प्रदेश में अलग है, दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग है, तो सब जगह जलवायु जो है एक समान नहीं रहती है। तो जलवायु को अलग करने वाले मुख्य कारण कौन से हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है, अक्षांशीय स्थिति, मैं आपको बताऊंगा अभी सब, समुद्र तट से दूरी, पर्वतों की दिशा व अवरोध, समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई और तापमान। तो अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। तो पहले ये सब पढ़ लेते, ये सब क्या है, जलवायु को अलग करने वाले कारक हैं। सब जगह जलवायु क्यों अलग अलग होते हैं, इस कारण, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। तो पहले तापमान पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी। अलग अलग स्थानों पर जलवायु के निर्धारण में एक या एक से अधिक तत्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने में अधिक समय महत्वपूर्ण और सौर ऊर्जा की होती है। क्या लिखा है, जलवायु को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका, जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है, तो सौर ऊर्जा, सूर्य की किरणें, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, लिख देगा हवा, मिट्टी, जल या सौर ऊर्जा, तो हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बन गया ये। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है, सौर ऊर्जा। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा अधिक मिलती है वह स्थान सामान्यतः गर्म होते हैं, तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा कम मिलते हैं वहाँ स्थान अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, ठीक है। अब आपको पढ़ाने वाला, देखो बच्चों ये बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, ठीक है, लेकिन एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं। क्या लिखा है, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। अक्षांशीय क्षेत्र क्या होता है, देखो आप समझो चुपचाप कि मौसम अलग अलग क्यों होता है। चलो ये भी ठीक है समझाने का तरीका, लेकिन यहाँ पे आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है, कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र क्या होता है। देखो ये पृथ्वी है बच्चों, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा मैं। ये होती है रेखाएँ, पृथ्वी के ऊपर रेखाएँ होती हैं ऐसे ना, ये होते हैं हमारे सूर्य बाबा। देखो इसको क्या कहते हैं, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, और ये इसे कहते हैं 23.5 डिग्री, इसे भी कहते हैं 23.5 डिग्री, ये वाले लाइन को 23.5 डिग्री, ये होते हैं सूरज, ठीक है। ये क्या है हमारे, हम लोग की ये सब गोल क्या है, पृथ्वी है हम लोगों की, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये बिहार है, ये इंडिया है, ठीक है, ये है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अब मान लो कि ये बिहार है, मान लो इसी पे इंडिया में बिहार है, इस तरफ मान लो कि इंडिया है, उसी में बिहार है। अब इंडिया में मान लो कि छपरा है, और यहाँ पे क्या है, मान लो कि यहाँ पे पटना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि ये छपरा है, अब देखो सूर्य का प्रकाश जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, छपरा है, यहाँ पे नीचे क्या है, पटना है। तो सूर्य का प्रकाश तो सीधा पड़ता है, प्रकाश हमेशा सीधे पड़ता है, कभी टेढ़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ये सूर्य का प्रकाश है। देखो सूर्य का प्रकाश जिस क्षेत्र में ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, और सूर्य का प्रकाश जिस क्षेत्र में कम पड़ता है वहाँ पे ठंडी अधिक पड़ती है। और सूर्य का प्रकाश ना ही ज़्यादा ना कम पड़ता है वहाँ पे, मान लो कि सूर्य का प्रकाश
अगर बराबर पड़ रहा है तो ना वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। समझ गए ना, सिंपल सा यही अर्थ है इसका। तो ऊपर वाले को कहते हैं जहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है तो कहते हैं उष्ण कटिबंध, ठीक है, और नीचे नीचे वाले को शीतोष्ण कटिबंध। देखो यहाँ पे लिखा होगा, चलो बता दे रहा हूँ मैं। देखो सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में पड़ता है, बीच वाले क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पे बीच वाले क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, उष्ण कटिबंध में। तो इस क्षेत्र में जो भी देश रहेगा ना, इस क्षेत्र में जो भी देश रहेगा वहाँ पे गर्मी बहुत अधिक पड़ेगी। वहाँ पे यहाँ पे कभी मौसम बदलेगा ही नहीं, ठीक है। याद रखना कि इस क्षेत्र में जो भी देश होगा बीच वाले क्षेत्र में, वहाँ पे मौसम कभी बदलेगा ही नहीं, ठीक है। हमेशा एक ही मौसम पड़ेगा, वहाँ पे गर्मी पड़ेगा इस क्षेत्र में। और हमारा इंडिया इसमें है, ठीक है, हमारा इंडिया उष्ण कटिबंध, उस शीतोष्ण कटिबंध में। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ज़्यादा ना गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है। और शीत कटिबंध में हमेशा बर्फ़ ही रहता है। यहाँ पे भी देखो पीला पीला एक समान है और ये वाला एक समान है, ठीक है, और बीच वाला ये दोनों एक समान है। तो यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी, यहाँ पे ना ज़्यादा ठंडी, यहाँ इन दोनों पे ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, इसलिए समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण मतलब ठंडी, हल्का ठंडी हल्का गर्मी। और शीत मतलब क्या होता है, शीत कटिबंध मतलब ये दोनों एक समान है। यहाँ पे बर्फ़ हमेशा ढका रहता है। अंटार्कटिका का नाम सुना है, अंटार्कटिका आपने, तो अंटार्कटिका शीत कटिबंध में आता है ये दोनों, ठीक है, निचले वाले पॉइंट पे। जैसे रूस जो है, रूस ऊपर आता है सबसे ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे ठंडी ही पड़ती है हमेशा। तो बच्चों समझा दिया कि इसीलिए ये सब यहाँ पे देखो, इसलिए ये सब लिखा है कि यहाँ पे लिखा है अलग अलग स्थानों पर जलवायु के निर्धारण में एक या अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। और मैं आपको जो ये सूर्य का प्रकाश है, एक दिन मैं इसी पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका सौर ऊर्जा की होती है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र मतलब जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे लिखा है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, यहाँ पे लिखा है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, समझ गए ना आप, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र मतलब जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है, इसे निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहते हैं। और जहाँ सौर ऊर्जा अधिक ऊर्जा मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बच्चों, ठीक है, उसे कहते हैं मतलब उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, ठीक है। यह स्थान सामान्यतः गर्म होते हैं। उच्च अक्षांश, देखो यहाँ पे लिखा है ना उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, जहाँ पे ठंडा, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है उसे कहते हैं निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, और जहाँ पे ज़्यादा पड़ता है उसे कहते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। अब सीधा समझ गया कि जिस मतलब जो भी राज्य, जो भी क्षेत्र उच्च अक्षांशीय में होगा वहाँ पे गर्मी पड़ेगी, और जो भी निम्न में होगा, जो राज्य निम्न में होगा वहाँ पे क्या होगी, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। तो इसलिए मौसम परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो जहाँ सौर ऊर्जा कम मिलती है स्थान अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं बच्चों, ठीक है। तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा कम मिलती है, इसलिए वहाँ पर वो ठंडे होते हैं। तो समझ गया ना कि मौसम कैसे परिवर्तन होता है। सूर्य सबसे, इस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सौर ऊर्जा का ही होता है। तो सूर्य अगर नहीं होता, अगर सूर्य अगर नहीं होता तो ना गर्मी पड़ती ही नहीं। तो मौसम परिवर्तन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, सूर्य, समझ गए। क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहीं ज़्यादा कहीं कम पड़ता है, इसलिए मौसम परिवर्तन होता है। तो ये नाम याद रख लेना, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लैटीट्यूड मतलब अक्षांश, लैटीट्यूड मतलब अक्षांश, ठीक है। देखो पृथ्वी पर ऐसे होता है, देखो ये आपको बताया था मैंने, इसे कहते हैं लैटीट्यूड। जो पड़ी लाइन रहती है, जो पड़ी लाइन ऐसे ऐसे पड़ी लाइन, ठीक है, इसको पड़ी लाइन कहते हैं, इसे अक्षांश कहते हैं, ठीक है। अब ये पृथ्वी पर जो ऐसे ऐसी लाइन रहती है, खड़ी लाइन को कहते हैं देशांतर, ठीक है, उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो एटीट्यूड ऊंचाई, ये सब याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी चैप्टर खत्म करना है, टाइम वीडियो लंबा ना हो जाए। पिताजी ने पूछा कि सलीम पृथ्वी पर ताप का मुख्य स्रोत क्या है। सलीम ने कहा ताप का मुख्य स्रोत तो सूर्य है, और सूर्य के द्वारा हर मौसम परिवर्तन होता है, ये आप जान गए, मैंने आपको बता दिया। पिताजी ने कहा सूर्य के ताप से जलवायु एवं पृथ्वी गर्म होते हैं, ठीक है। जहाँ पे अगर मान लो कि जहाँ पे गर्मी पड़ेगी तो वहाँ पे पृथ्वी का भाग गर्म हो जाएगा, जहाँ पे नहीं पड़ेगी सूर्य का प्रकाश वहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, रात हो जाएगा। वायु की उपस्थिति में ताप की मात्रा को ही वायुमंडल का तापमान कहते हैं, ठीक है। वायु की उपस्थिति और ताप की मात्रा को वायुमंडल का तापमान कहते हैं। इस कारण धरातल का, देखो तापमान किसे कहते हैं, यहाँ पे देखो तापमान, ठीक है, तापमान किसे कहते हैं, वायु में उपस्थिति ताप की मात्रा। ये मान लो कि हमारा आकाश है, ठीक है, और ये क्या है, वायु है। तो सूर्य का प्रकाश यहाँ से पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश इसमें क्या पड़ेगा,
इस तापमान में इस हवा में पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश इसको क्या कर देगा, गर्म कर देगा, इस हवाओं को गर्म कर देगा, ठीक है, इसे कहते हैं तापमान। तो वही कह रहा है कि वायु में उपस्थित ताप को या गर्मी को ही वायुमंडल का तापमान कहते हैं, ठीक है, आपको समझा दिया मैंने। इस कारण धरातल का तापमान सूर्य से प्राप्त ताप की अवधि पर निर्भर करता है। पिताजी ने ग्लोब और टॉर्च की मदद से बच्चों को समझाया कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। देखो ये क्या है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा सर क्या होता है पूछेंगे, तो देखो बीच वाली हल्का सा दिख रहा है, बीच वाली जो डी जहाँ पे जीरो लिखा है, ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। यहाँ पे सूर्य की प्रकाश हमेशा सीधी पड़ती है। नोट कर लेना कि जो सूर्य की प्रकाश कहाँ पड़ेगी, सीधी पड़ेगी, और जहाँ पे प्रकाश सीधी पड़ेगी 365 दिन, मतलब साल भर जहाँ पे सूर्य की प्रकाश सीधी पड़ेगी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, और ज़्यादा गर्मी के लोग ही यहाँ के लोग काले काले दिखते होंगे, ठीक है, समझ गए ना। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ पे सीधी पड़ेगी, तो भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच होता है। अब भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, तो वह लाइन जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, आधा इधर आधा इधर, ठीक है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। देखो जो डॉट डॉट लाइन है यहाँ पे, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ए और बी। ये बी मतलब समझो, मैं आपको समझाने के लिए बताया, 2 बराबर भागों में बांट रही है, बीच में से मान लो काट दोगे तो आधा इधर, तो भूमध्य रेखा इसको कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा सीधा कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा में पड़ता है, आपको बता दिया। देखो सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इसके आसपास क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है। मैंने आपको बताया ना कि भूमध्य रेखा पर अगर सूर्य सीधी पड़ती है तो वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा सूर्य का प्रकाश वहाँ पे हमेशा सीधा ही पड़ता है। सूर्य का प्रकाश इस लाइन में यार सिंपल सा मतलब है, ये है हम लोग का सूर्य, पृथ्वी, और ये है सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश ऐसे जाएगा। टॉर्च कभी बार के देखने का प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा गुजरता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। तो सूर्य का प्रकाश जिस क्षेत्र पे सीधा पड़ता है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। यह है भूमध्य रेखा, ठीक है, पृथ्वी का भूमध्य रेखा जो 2 बराबर भागों में बांट दिया है पृथ्वी को, जिसके कारण इसके आसपास क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है। परंतु भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर सूर्य किरण तिरछी या कोणीय पड़ती है, इसलिए वहाँ का तापमान क्रमशः कम होता है, ठीक है। तो ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये है सूर्य। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश यह है, और यहाँ पे मान लो कि फिर से ये है, ये सूर्य है, यहाँ पे तो सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ के ऐसे पड़ेगा, देखो ऐसे, ये तिरछा हो गया, ये तिरछा हो गया। और जिस मान लो कि अगर यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या होगा, तिरछा पड़ेगा, इसलिए मतलब वहाँ पे गर्मी कम पड़ेगी, और यहाँ पे भी गर्मी कम पड़ेगी। लेकिन इस क्षेत्र में अगर मान लो कि अगर छपरा है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो सीधा पड़ रहा है, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ रहा है, ठीक है, तिरछा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ रहा है, यहाँ पे ठंडी अधिक होगी या गर्मी कम होगी। इसके पास देखो यहाँ पे इसके आसपास के क्षेत्र में गर्मी पड़ती है, परंतु भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर जाने पर सूर्य की तिरछी कोणीय पड़ती है, इसलिए वहाँ का तापमान क्रमशः कम होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि भूमध्य रेखा में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन लिखिए, भूमध्य रेखा पर अत्यधिक गर्मी क्यों पड़ती है, तथा भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की जाने की ओर वहाँ पे तापमान में कमी क्यों होती है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसलिए यहाँ का तापमान क्रमशः कम होता है, मैंने आपको बता दिया। जहाँ सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुँचती वहाँ निम्न तापमान के कारण सदैव हिम जमा रहता है, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश ये पृथ्वी यहाँ पे क्या होता है, इस क्षेत्र पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता ही नहीं है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश यहीं तक रह जाता है, यहीं तक तिरछी पड़ती है तो यहीं तक रह जाता है, देखो यहीं तक रहता है, और ये बीच में सीधा, ये तिरछा हो गया, ये तिरछा। लेकिन यहाँ पे इस क्षेत्र पे ध्रुवों पर, ये ध्रुव होता है, ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ध्रुवों पर सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुँचता है, ठीक है। जब पड़ता है वो 6-6 महीने पड़ता है, ठीक है, मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। तो जहाँ के जो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पे क्या हिम जमा रहता है, वो बर्फ़ जमा रहता है हमेशा, ये शीत प्रदेश कहलाते हैं, ठीक है, ये शीत प्रदेश कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताया दक्षिणी और उत्तर ध्रुव। देखो ये सब जो आपको बता रहा हूँ ना, ये सब जितने भी टेक्निकल वर्ड है, जैसे शीत प्रदेश किसे कहते हैं, ठीक है, उच्च अक्षांश, तापमान, भूमध्य रेखा, ये सब इस डायग्राम में देखिएगा, कॉपी में अपने किताब में इस डायग्राम में देखिएगा। देखो शीत, ठीक है, शीत ऋतु, शीत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा यहाँ पे ठंडी पड़ेगी, और बीच वाले में क्या होगा, हमेशा गर्मी बीच वाले में क्या होगा, हमेशा गर्मी, समझ गए। तो इसको मिलाना अपने किताब में कि क्या भैया कह रहे हैं।
इसको शीत प्रदेश कहते हैं। ऐसे क्षेत्र उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर स्थित हैं। क्वेश्चन में लिख देगा आपके ऑब्जेक्टिव में कि जो शीत प्रदेश होते हैं वो उत्तर और दक्षिण के बीच होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो शीत प्रदेश होते हैं वो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में होते हैं। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में क्या होता है? भूमध्य रेखा होता है। लेकिन जो शीत प्रदेश होते हैं वो उत्तर दिशा की ओर और दक्षिण दिशा की ओर दोनों तरह होते हैं, लेकिन बीच में क्या होते हैं? भूमध्य रेखा। जाके उस ड्राइंग में देखना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ देगा जो शीत ऋतु होते हैं वो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में होते हैं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण बीच में क्या होते हैं? भूमध्य रेखा होता है, ठीक है, जहाँ पे सूर्य के प्रकाश सीधा पड़ता है। और जो शीत प्रदेश होता है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ होता है, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है। जाके देखना उस ड्राइंग में। पिताजी ने यह भी बताया कि वायुमंडल का तापमान सूर्य की किरणों के झुकाव, दिन की लंबाई, प्रचलित पवनों और जल और थल के वितरण आदि की कारण भी प्रभावित होता है। तो बच्चों ये बहुत डीपली मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको डीपली पढ़ाता तो 2 घंटे 3 घंटे इस चैप्टर को अच्छे से समझा पाता, तो उतना मेरे पे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्टोरेज की थोड़ा कमी है। किसी दिन मैं आऊँगा लाइव और 2-3 घंटे इस पर वीडियो बनाऊँगा। आपको सारा कैसे सूर्य का दिन होता है, कैसे रात होता है, कैसे ठंडी पड़ती है, कैसे गर्मी पड़ती है, कैसे नदियाँ बनती हैं, सारा बताऊँगा, ठीक है। तो समय का इंतज़ार करिए, सही समय का। कभी आएंगे लाइव। वायु दाब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो समझ गए ठंडी कैसे होती है, गर्मी कैसे होती है। सलमा और सलीम उत्सुकता बढ़ रही थी, उन्होंने बड़ा मजा आ रहा था। पिताजी ने पुनः बताया पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार वायु दाब कहलाता है। और वायु दाब किसे कहते हैं? देखो, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार वायु दाब कहलाता है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और यहाँ पे ऊपर तो क्या होते हैं? हवा होती है, आपको पता ही है। तो उस हवा पे क्या होता है? भार पड़ता है। हवा का भार पड़ता है, ठीक है। क्या? जैसे ऊपर से आकाश का भार पड़ता है, कुछ का भी भार पड़ता होगा, अंतरिक्षीय भार, तो उसे क्या कहते हैं? वायु दाब। तो नोट कर लीजिएगा, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली वायु का भार वायु दाब कहलाता है। जैसे ये पृथ्वी है भाई, ऊपर हवा है तो ऊपर भी हवा दाब बनाएगा, अपना प्रेशर लगाएगा पृथ्वी पर। ऊपर की हवाएं, ये पृथ्वी है, ये ऊपर हवा बहती है, ऊपर की हवाएं भी पृथ्वी पर दाब लगाती है, मतलब प्रेशर बनाती है। तो उस पृथ्वी पर जब हवा पड़ती है तो उसे कहते हैं वायु दाब। तो वही कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली वायु का भार वायु दाब कहलाता है। ऊंचाई की ओर जाने पर वायु दाब घटता है, वहीं समुद्र तल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ठीक है। ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, वहीं समुद्र तल पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी पर हर जगह वायु दाब एक जैसा नहीं होता है, जिससे विभिन्न दाब क्षेत्र बनते हैं, और वायु दाब के अंतर के कारण ही पवनें उत्पन्न होती हैं और निश्चित दिशा में चलती हैं। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट ड्राइंग है, देखते रहना अपना, ठीक है। कि कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, मैं पढ़ाऊँगा किसी दिन। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में गर्म हवा होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायु दाब का एक क्षेत्र बन जाता है। वायु हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो देखो क्या लिखा है, वायु हमेशा अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र से की ओर चलते हैं। अब देखो क्या लिखा, कितना अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है, यही से एग्जाम में पूछ लेगा। क्या लिखा है कि हमेशा जो होता है, जो हवा होती है, हमेशा वायु दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले, ज़्यादा जहाँ दाब होता है वहाँ नहीं जाती है, कम वायु दाब वाले क्षेत्र में जाती है, ठीक है। तो आपसे यही क्वेश्चन आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि वायु दाब हमेशा कम क्षेत्र से उच्च दाब की ओर जाती है, कम क्षेत्र से उच्च दाब की ओर जाती है। और क्वेश्चन ये है, लेकिन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वायु दाब हमेशा उच्च क्षेत्र से कम क्षेत्र की ओर जाती है। ये उच्च है, देखो, वायु क्षेत्र हमेशा अधिक से कम की ओर जाती है। एग्जाम में यही पूछेगा कि वायु दाब जो होता है वो कम वायु दाब से अधिक वायु दाब की तरफ जाती है। गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? जो वायु होता है वो अधिक दाब से निम्न वायु दाब की ओर जाती है बच्चों। तो ये नोट कर लेना, ऑब्जेक्टिव लिख लेना, याद करना। वायु दाब की गति वायु दाब के अंतर में निर्धारित होती है। निम्न दाब वायु बादल युक्त आकाश और नम मौसम बनाता है, ठीक है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम बनाता है, ठीक है। जो निम्न दाब होता है, मैंने आपको बताया कि जो वायु होती है वो अधिक दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। जो जहाँ पर निम्न दाब वाली वायु, अधिक दाब का मतलब क्या है भाई? ये है
अधिक दाब बता रहा हूँ, देखो ये अधिक दाब है और ये निम्न दाब है। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर यहाँ भी हवा है और यहाँ भी हवा है, तो जहाँ हवा का जब प्रेशर ज़्यादा बनाएगा, हवा का जहाँ प्रेशर, जहाँ दबाव ज़्यादा होगा उसे कहते हैं उच्च दाब वायु, उच्च वाले दाब। और जहाँ पे हवा का कम होगा, हल्का हल्का होगा, देखो यहाँ पे बहुत है ना, यहाँ पे बहुत मैंने कर दिया, यहाँ पे कम एक दो है, तो यहाँ पे निम्न दाब, ये उच्च दाब, ये निम्न दाब। ठीक है, तो निम्न दाब मतलब समझ गए, निम्न दाब वाले बादल युक्त आकाश और नव मौसम बनाता है। तो क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा यहाँ से, कि उच्च दाब वाले बादल युक्त आकाश और नव मौसम बनाता है, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं, निम्न दाब वाले ही हमेशा बादल बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, जो निम्न दाब वाले हमेशा आकाश में बादल बनाते हैं, बारिश वाले। आपसे क्वेश्चन गलत पूछेगा कैसे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे गलत गलत दे देगा आप, उसी में फंस जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि बादल युक्त आकाश हमेशा उच्च दाब बनाते हैं, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा निम्न दाब बनाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है बादल युक्त आकाश हमेशा निम्न दाब बनाते हैं, उच्च दाब नहीं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सही हो जाएगा। नए मौसम का निर्माण करते हैं, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जो सघन होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है, क्योंकि इनके प्रभाव से पवनें बाहर की ओर चलती है, जिसके कारण आकाश साफ नजर आता है। तो क्या कह रहा है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जो सघन होकर उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है, क्योंकि इसके प्रभाव में पवनें बाहर की ओर चलती हैं और जिसके कारण आकाश साफ होता है। चलो ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा पवन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ। पिताजी ने बच्चों को एक सामने नया सवाल खड़ा किया कि पवन क्या है। ठीक है, तो अब अपने वायु पढ़ लिया, वायुदाब पढ़ लिया, पवन पढ़ते हैं। सलीम ने कहा, जब वायु चलता है तो हम इसे महसूस करते हैं, गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, जब वायु चलता है, ये मान लो कि हवा चल रहा है, ये हवा मस्त मस्त, ये मस्त मस्त हवाएं अभिषेक के मुंह पे गिरे, जब वायु चलती है तो इसे महसूस करते हो तुम। ठीक है, मुंह पे हवा लगता है अभिषेक के, तो गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, मैं अपने डिटेल में बचना चाहता हूँ, मैं आज बचना चाहता हूँ बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही लंबा सब्जेक्ट, वो बहुत ही इसमें पन्ने बचे हैं। ठीक है, साइड में दिख रहा होगा कितने पन्ने बचे हैं, देखो यहाँ पे। तो आपको समझ गए, जो वायु होती है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। ठीक है, और पवन किसे कहते हैं, जब वायु चलता है तो हमें महसूस होता है, और गतिशील क्षैतिज वाले वायु को पवन कहते हैं। चलो बता ही दे रहा हूँ, नहीं तो रूठ जाओगे तुम लोग। गतिशील क्षैतिज वाले का मतलब क्या होता है, देखो क्षैतिज वायु को, गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। ठीक है, जो वायु हमेशा चलते रहते हैं, गतिशील होते हैं, जो रुकते नहीं है, उसे कहते हैं पवन। ठीक है, शर्मा ने कहा, हाँ जाड़े के दिनों में तो नवंबर दिसंबर में काफ़ी ठंडी पवनें चलती हैं, जबकि मई जून में शरीर को जला देने वाली गर्म पवनें चलती हैं। तो पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होती हैं। ठीक है, और जो पवन बाबू हैं अभिषेक बाबू के घर में, वो 3 प्रकार के होते हैं। पवन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो होते हैं स्थानीय पवन, मौसमी पवन और स्थायी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। तो पवन 3 प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिएगा ये। तो विश्व के प्रमुख स्थानीय पवन कौन से हैं, लू, विशाली, सब पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। स्थानीय पवन पढ़ते हैं कि स्थानीय पवन किसे कहते हैं भाई, तो पढ़ लो बाबू बच्चों, अब पढ़ते हैं स्थानीय पवन किसे कहते हैं। बच्चों ये देखो, ये है स्थानीय पवन। ठीक है, दैट इज अ स्थानीय पवन। ये पवन जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती हैं, ये पवनें पृथ्वी घूर्णन गति कारण उत्पन्न होती हैं। ये अधिक दाब पेटिया से कम दाब वाली पेटिया की ओर चलती हैं। पछुआ तथा पूर्वी पवन स्थायी पवन है। अधिक दाब पेटिया मतलब वही जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। ठीक है, वही है, पेटिया बस बदल दिया है। तो स्थानीय पवन कहते हैं जिसकी निश्चित दिशा में, जो निश्चित दिशा में चलती है, इसका हमेशा ऐसे ही चलती है। ठीक है, कहीं मुड़ती नहीं है, एक निश्चित दिशा होता है इसका। देखो निश्चित दिशा में जा रहा है, हमेशा पूर्व, मान लो कि पूर्व दिशा में जा रही है तो हमेशा पूर्व दिशा में ही जाएगी, उत्तर में जा रही है तो हमेशा उत्तर में ही जाएगी, कहीं बदलेगी नहीं, जिसकी निश्चित दिशा होती है। ठीक है, ये पवनें पृथ्वी घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, स्थानीय जो पवन होता है पृथ्वी घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछेगा कैसे, अच्छा बताइए कि स्थानीय पवन का निर्माण पृथ्वी के दिन रात के कारण उत्पन्न होती है, तो गलती है कि सही है, बताओ। स्थानीय पवन का निर्माण पृथ्वी के दिन रात के होने के कारण उत्पन्न होती है, गलती है कि नहीं। दिन रात से मतलब क्या भाई, स्थानीय पवन जो होती है पृथ्वी घूर्णन से होती है,
दिन रात से मतलब ही नहीं है, ऐसे गलती बना देगा क्वेश्चन और आप लोग टिक करके आ जाओगे। तो हमेशा याद रखना, पूछ देगा कि स्थानीय जो पवन होती हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलती हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी घूर्णन गति के कारण ही होती है भाई। ठीक है अभिषेक, तो ये सब छोटे छोटे को माइंड में आपको बनाना है बच्चों। ये अधिक दाब पेटिया से निम्न दाब की ओर चलती है, जैसे पवनें जैसे चलती थी ना, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो ऐसे ही चलती हैं, ये भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो पूछ देगा एग्जाम में कि स्थानीय पवन जो होती है वो कम दाब से उच्च दाब की ओर जाती है, तो क्या गलत है कि सही है बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्च दाब से निम्न की ओर जाती है, कम दाब से उच्च की नहीं। ठीक है, तो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है ये। पछुआ तथा पूर्वी पवन स्थायी पवन है। अब देखो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछ देगा जो पछुआ, एग्जाम में पूछेगा पछुआ पवनें मौसमी पवनें कहलाती हैं। ये देखो मौसमी पवन ये है, पढ़ाऊंगा अभी। तो पूछ देगा पछुआ और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें के उदाहरण, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पछुआ और पूर्वी पवन मौसमी पवनें के उदाहरण हैं। तो क्या गलत है कि सही है बताओ। ये गलत है, पछुआ और पूर्वी पवनें हमेशा स्थायी पवनें के उदाहरण है। ठीक है, मौसमी पवन तो पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, तो सही ऐसे ही होगा, पछुआ और पूर्वी पवन जो है स्थायी पवनें के उदाहरण है। अब मौसमी पवन, इन पवनों की दिशा मौसम तथा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। तो देखो जिनकी दिशा नहीं बदलती उसे कहते हैं स्थायी पवन। और मौसम स्थायी मतलब क्या है, एक ही जगह। ठीक है, स्थायी मतलब नहीं दिख रहा है, एक ही जगह हमेशा स्थायी रहता है। तुम्हारा घर क्या है, स्थायी है, हर जगह अलग अलग दिशा में अलग अलग थोड़ा ना बदलता है। तो तुम्हारा घर स्थायी है तो उसका रास्ता भी एक स्थायी होता है, निश्चित होता है। मौसमी पवनें मतलब जिसकी मौसम के अनुसार, ऋतु में मौसम के अनुसार दिशा बदलती रहती है। अब देखो इन दोनों को मिला के कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा। मौसमी पवनें हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती हैं, जबकि स्थानीय पवन ऋतु के अनुसार बदलती रहती हैं। बताओ गलती है कि सही। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, मौसमी पवन हमेशा निश्चित दिशा में चलती हैं, जब मौसमी पवन हमेशा निश्चित दिशा में चलती है, जबकि स्थानीय पवन ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। ऑप्शन दे देगा, इनमें सभी सही हैं, इनमें से कोई सही नहीं है, दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों गलत हैं, क्योंकि देखो इसका इसमें बदल दिया है, इसका इसमें बदल दिया है। तो स्थानीय जो पवनें हमेशा निश्चित दिशा में चलती हैं, जबकि मौसमी पवनें ऋतु के अनुसार बदलती है। तो बच्चों आपको दोनों को मिला के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप मिलाने की कोशिश करिए, मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको मिलाने की कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको क्वेश्चन बनाइए अपने माइंड में। ठीक है, मैं बार बार तो बताऊँगा नहीं। ठीक है, तो अपने माइंड में क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। अर्थात जब पवनों की विभिन्न दिशा विभिन्न ऋतु में बदलती रहती है तो इन्हें मौसमी पवनें कहती हैं। तो जब ये हर मौसम में बदलते रहते हैं तो इसे मौसमी पवनें भी कहते हैं, क्योंकि मौसमी पवन मतलब क्या, हर मौसम में बदलना मौसमी पवनें। आपको यहीं पे याद हो जाएगा। स्थानीय पवन, स्थायी पवन मतलब क्या, एक ही हमेशा कभी बदले नहीं। और मौसमी पवनें मतलब हर मौसम में बदले, नाम से ही पता चल रहा है। अब स्थानीय पवन अब चलते हैं स्थानीय पवन। ठीक है, वर्ष के किसी विशेष, देखो मैं जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया था, इन दोनों को क्वेश्चन कैसे बना सकता है, तो इन तीनों को, इसको भी और इसको भी, ठीक है, इसको और इसको भी, स्थानीय पवन को मिला के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। इतना डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूँ मैं, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वर्ष में किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती हैं। वर्ष में किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती हैं। ठीक है, तो किसी वर्ष या किसी विशेष समय में किसी विशेष जगह पर जो हवाएं चलती है उसे कहते हैं स्थानीय पवन। ठीक है, किसी वर्ष या किसी विशेष समय और विशेष भूखंड पर स्थानों पर चलने वाली हवाएं जो होती है स्थानीय पवन कहलाती है बच्चों। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय जो पवन चलती है किसी भी वर्ष में उसे कहते हैं स्थानीय पवन। ठीक है, हर जगह नहीं चलती, किसी विशेष समय या किसी विशेष स्थान पर चलती है। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा, स्थानीय पवन हमेशा मौसम परिवर्तन के अनुसार बदलते रहती हैं। तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। ये मौसम परिवर्तन मतलब मौसमी परिवर्तन कहलाता है, लेकिन स्थानीय परिवर्तन क्या होता है, किसी विशेष समय में ही या विशेष स्थान पर ही परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अगले संडे को मैं आपको टेस्ट लूँगा। अगले संडे को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है अभिषेक, अगले संडे को जो टेस्ट देना चाहता है कमेंट में करिएगा ओके सर, टेस्ट लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा टेस्ट। तो अगले संडे को मैं 20 क्वेश्चन बनाऊंगा चैप्टर 1 से और चैप्टर 2 से। अच्छा से एकदम पढ़ लेना है
और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा, उसको मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आपको बनाना है, ठीक है, अगले संडे को। और कमेंट में लिख लीजिएगा टेस्ट। स्थानीय समीर और समुद्री समीर, जब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं तो स्थानीय समीर कहते हैं। ये सदा रात में चलती है। जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो समुद्री समीर कहते हैं। ये दिन में चलते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। जब हवाएं जो चलती हैं समुद्र की ओर से चलती हैं, जब हवा स्थल से समुद्र, ये समुद्र है, ये स्थल है, जब स्थल से समुद्र की ओर चलती है हवा तो इसे समीर कहते हैं, ठीक है। और जब हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जो ये समुद्र है, ये स्थल, जब समुद्र से स्थल पर जब हवा आती है तो उसे समुद्री समीर कहते हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पता है कैसे क्वेश्चन बनाएगा कि समुद्री समीर उसे कहते हैं जब, समुद्री समीर उसे कहते हैं जब हवा, जब समुद्री समीर उसे कहते हैं जब समुद्र की हवा स्थल की ओर जाए, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब समुद्र की हवा स्थल की ओर जब जाती है तो उसे कहते हैं समुद्री समीर। ठीक तो था मैंने, ऐसी क्वेश्चन बना देगा। कुछ घटनाएं मौसमी घटनाएं हैं। कितने पेज हैं अभी देख लेते हैं, ज़्यादा पेज नहीं, 3 पेज और हैं, चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बच्चों यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, मैं कहीं से बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको पढ़ना है, वैसे मैं कुछ भी गलत सीधा कुछ भी दे दूंगा स्टेटमेंट। कुछ सामान्य मौसम घटनाएं। पिताजी ने कहा संपूर्ण विश्व में मौसम संबंधी अनेक घटनाएं होती हैं जिनका व्यापक प्रभाव स्थानीय लोगों के जीवन पर पड़ता है। इनमें से मुख्य घटनाएं के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। चक्रवात, कुछ ऐसी मौसम घटनाएं होती हैं जो लोगों को तबाह कर देती हैं, ठीक है, जो लोगों के जीवन को तबाह कर देती है, जो एक घटना में बदल जाती है। कुछ ऐसी भी होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी? चक्रवात। जैसे चक्रवात क्या है? एक मौसमी घटना है, तो चक्रवात लोगों को नुकसान पहुंचाती है। पिताजी ने बच्चों से पूछा कि क्या पवन की गति हर वक्त एक ही तरफ रहती है? सलमा बोली, एक साथ बोल पड़ी, नहीं। पापा ने कहा कि कई बार चक्रवात चलते रहते हैं, ये तूफान हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर के समान होते हैं। जो चक्रवात होता है तूफान होता है, समझ लो कि एक प्रकार का वो भंवर होता है, एक गोलाकार भंवर। ये देखो चक्रवात है, ये गोल 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 हवा होती है, उसे कहते हैं चक्रवात। ये समुद्र में उत्पन्न होता है, जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। जिसे इनके केंद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ से बना सकता हूँ कि चक्रवात की आंख किसे कहते हैं, ठीक है। मैं दे दूंगा कि वायुमंडल के बीच में दबाव क्षेत्र, पृथ्वी के दबाव क्षेत्र, चक्रवात के बीच कम क्षेत्र और ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दे दूंगा कुछ भी। इसके चारों क्रमशः बढ़ते हुए दबाव क्षेत्र होते हैं जिनके तेजी से हवाएं घूमते हुए केंद्र की ओर बढ़ती हैं। इस प्रकार एक घूमती हवा का भंवर सा उत्पन्न होता है। इन हवाओं की गति कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। बहुत से चक्रवातों के विभिन्न देशों के नाम से जाना जाता है, जिसे काल वैशाखी, लैला, हरिकेन, कैटरीना, रीटा, टाइफून इत्यादि। तो चक्रवात के अलग अलग देशों के अलग अलग नाम है, नोट कर लीजिएगा। भारत में 2010 में काल वैशाखी और लैला नाम के 2 चक्रवात आए थे, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। मैं देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत में 2010 में काल वैशाखी और हरिकेन नामक 2 चक्रवात आए थे, तो क्या सही कि गलत है? ये गलत है। देखो हरिकेन तो नहीं आया था, काल वैशाखी और लैला आए थे, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। ये ऐसे, ये सब तो नाम है, लेकिन आए कौन थे? लैला और वैशाखी। चलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं यार? हो रहा है। भारतीय प्रायद्वीप में आने वाले अधिकांश चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। देखो भारतीय चक्रवात में बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये क्या है? अरब सागर। तो नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ से बना सकूँगा। तो भारतीय प्रायद्वीप में आने वाले अधिकांश चक्रवात अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से आते हैं। तो क्या गलत है कि सही है? बताओ जल्दी से। ये गलत है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का जिक्र मैंने किया क्या? अधिकांश जो सागर होता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। मैं गलत भी इसमें स्टेटमेंट दे दूंगा, जिस दिन संडे को एग्जाम होगा मैं गलत भी लिख दूंगा, ठीक है। आपको पहचानना है, सही उत्तर देना है। उत्पन्न होता है, इसके प्रभाव से स्थल पर तेज बारिश और सागर की ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, ठीक है। मैं अब कैसे क्वेश्चन बना सकता हूं कि चक्रवात से तेज बारिश और मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? देखो कैसे यूपीएससी कैसे पूछता है। देखो चक्रवात आने से तेज बारिश और आकाश के गोले आसमान से गिरते हैं, तो क्या गलत है कि सही है?
ये गलत है। आकाश के गोले भाई कहाँ गिरते हैं? आकाश के गोले नहीं, तेज बारिश और ऊंचे लहरें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं कि एग्जाम में कैसे पूछेगा गलत। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। जो चक्रवात होता है उत्तरी गोलार्ध मतलब ऊपर, जहाँ पे घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात होता है वो सुई की दिशा में चलती है। ठीक है, वही बताया है, ऊपरी वही बताया गया। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध मतलब ऊपर वाला, पृथ्वी के ऊपर वाला क्षेत्र, ये नीचे मतलब दक्षिणी वाला क्षेत्र। जहाँ पे चक्रवात अगर उत्तर में आता है तो घड़ी के विपरीत चलता है, और यहाँ पे जब आता है दक्षिणी गोलार्ध में तो ये घड़ी की दिशा की तरफ चलता है। तो वही लिखा है यहाँ पे। चक्रवात पढ़ लिया, प्रति चक्रवात पढ़ लेते हैं। चक्रवात से क्या क्या आता है ये सब मैंने दे दिया है, आपको बता दिया है। चक्रवात से क्या क्या आता है, चक्रवात में कैसे काम करता है, चक्रवात कहाँ से आता है, अरब सागर से आता है, बंगाल की खाड़ी से आता है। ठीक है, लिख देगा आपके एग्जाम में। जो चक्रवात होता है वो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर से आता है। ऑप्शन ए दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा। चक्रवात जो होता है, ऑप्शन बी क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन सी क्या रहेगा, अरब सागर और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। प्रति चक्रवात, चक्रवात के विपरीत तो जब उच्च दाब केंद्र और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र की बाहर की ओर चलती हैं, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। ठीक है, चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चली जाती हैं, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये चक्रवात है, तो कह रहा है जब केंद्र में और निम्न, जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर, उच्च दाब जो होता है बीच में और निम्न दाब चारों तरफ होता है। चक्रवात में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ। ये चक्रवात है, उच्च दाब इसके चारों तरफ होता है लेकिन निम्न दाब बीच में होता है, और प्रति चक्रवात में उल्टा होता है, उच्च दाब बीच में होता है जबकि निम्न दाब चारों तरफ होता है। ठीक है, तो चक्रवात में ये उल्टा होता है, चक्रवात में ये होता है और प्रति चक्रवात में ये होता है। जो उच्च दाब होता है वो बीच में होता है, जबकि उच्च दाब इसमें चक्रवात में बाहर होता है, निम्न दाब बाहर होता है इसमें, तो वहीं पे चक्रवात में निम्न दाब अंदर होता है। ठीक है, मैं फिर से बता, देखो यहाँ चक्रवात में नोट कर लेना है, चक्रवात में जो निम्न दाब होता है वो बीच में होता है, कम दाब होता है, प्रेशर जहाँ पे कम होता है उसे निम्न दाब कहते हैं, और जबकि बाहर में क्या होता है कि उच्च दाब होता है। वही प्रति चक्रवात में उल्टा होता है कि जो बीच में क्या होता है उच्च दाब होता है, ठीक है, और बाहर क्या होता है निम्न दाब। तो वही लिखा गया है बच्चों, ठीक है, मैं बताना भूल गया था। तो वही लिखा है जब चक्रवात के विपरीत, ठीक है, चक्रवात के विपरीत होगा कि नहीं, इसका सारा उल्टा हो गया। चक्रवात का अगर उल्टा कर देंगे सारा मटेरियल तो प्रति चक्रवात बन जाता है। वही कह रहा है चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों तरफ होता है तो उसे हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चली जाती हैं, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रति चक्रवात में उच्च दाब बाहर की तरफ होती हैं, तो गलत हो जाएगा, उच्च दाब केंद्र की तरफ होती हैं। और वही चक्रवात में क्वेश्चन पूछेगा, चक्रवात में जो उच्च दाब होता है वो अंदर की तरफ होता है, जबकि गलत हो जाएगा। चक्रवात जब उच्च दाब तो अंदर होता है उसे कहते हैं प्रति चक्रवात। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन बनाना आप माइंड में, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं, जिसके फलस्वरूप मौसम साफ होता है परंतु हवाएं धीमी गति से चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी की सुई की दिशा तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसकी विपरीत दिशा में चलती है, जो मैंने आपको बता दिया। बच्चों इसको रिवीजन बार बार करना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा। आप इसके वीडियो को नहीं समझ में आए, इसका वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके देखते रहिएगा। ठीक है, जब नहीं समझ में आए थोड़ा स्पीड 1.5 थोड़ा स्पीड किए और देखना चालू। ठीक है, कैसे अगर मान लो कि भूल जा रहे हैं तो नोट सामने रखो और वीडियो को चला दो, नोट सामने रखो वीडियो को चलाओ, आपको समझ में आ जाएगा। जलवाष्प के जल रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, जल वाष्प तो जल में बदल जाता है। आपको बताया था चैप्टर शायद 8 में कि कैसे वर्षा होता है, उसमें ही जब जलवाष्प जो सूर्य का प्रकाश समुद्र पर पड़ता है तो जलवाष्प बनता है, और वो जलवाष्प जब ऊपर जाता है तो ठंडा हो जाता है, जो बादल का रूप ले लेता है, जिसे संघनन भी कह सकते हैं। तथा तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन प्रारंभ होता है उसे ओशांक या ओशांक बिंदु कहते हैं। ओशांक बिंदु किसे कहते हैं?
वह तापमान जिस पर जलवाष्प संघनन प्रारंभ होता है। यह मान लो कि समुद्र है, समुद्र में पानी है, तो ऐसा कभी ना कभी समय आएगा कि जब यह पानी जलवाष्प के रूप में बदलेगा। ठीक है, तो वह जलवाष्प का जब समय आएगा उस संघनन प्रक्रिया को कहते हैं उषांक बिंदु कहते हैं। उषांक बिंदु पर ही जब जल होता है वो जलवाष्प में बदल जाता है। ठीक है, ये पानी है। ऐसा समय तो आएगा कि जब ये जलवाष्प बनकर ऊपर जाएगा, तो जब वह जलवाष्प बनने वाला ही होगा, उसको कहते हैं उषांक बिंदु। तो यही क्या है, जब वह तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन प्रारंभ होता है उसे उषांक बिंदु कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा का वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता, वायुमंडल में जलवाष्प जो उपस्थित होता है उसे कहते हैं आर्द्रता। ठीक है, जल वाष्प का अक्षय स्रोत महासागर है। जल वाष्प का स्रोत क्या है? स्रोत महासागर है। मैं आपको बताया था महासागर से ही जलवाष्प बनते हैं। साथ ही पृथ्वी पर मौजूद अन्य नदियां सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होते हैं और यही नदी विभिन्न रूपों जैसे हिम, जल, ओले के रूप में स्थल पर गिरते हैं। ये आपको मैंने बता दिया कि जो जलवाष्प बनने के स्रोत जो हैं भारत की नदियाँ हो सकती है, महासागर हो सकते हैं। ठीक है, और यही ठंडे बारिश बन के हमारे यहाँ पे बारिश होती है, हिम बर्फ़ के रूप में गिरते हैं, ओले गिरते हैं इस तरफ, और कोहरे भी इसी से पड़ते हैं। इसका वर्षा इसका सामान्य रूप है। ठीक है, समझ गए? अब लोग पढ़ने हैं वर्षा। पिताजी, आकाश से पानी भी तो बरसता है, क्या यह मौसमी घटना है? पिताजी ने कहा, क्यों नहीं। बच्चों बताओ तो वर्षा कैसे होती है? बच्चों ने कहा, हम तो यह जानते हैं कि पानी बरसता है, तो अतः वर्षा कैसे होती है? पिताजी ने बताना प्रारंभ किया। बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाले पानी की बूंदें तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा बढ़ती है, वर्षा कहलाती है। ठीक है, ये आपको बता दिया था मैंने वर्षा कैसे होता है बच्चों, पिछली वीडियो में, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाली पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा बनती है उसे वर्षा कहलाती है। जब आकाश द्वारा, ठीक है, जब जो जल चक्र होता है, जल चक्र के द्वारा तो वर्षा होती है। अभिषेक, मैंने आपको जल चक्र में बताया था कि वर्षा कैसे होती है। ठीक है, तो पिछली वीडियो जिस बच्चे को समझ में नहीं है पिछली वीडियो जाकर देख ले। वर्षा जो होती है दो प्रकार की होती है, संवहनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा। ठीक है, और एक होती है पर्वतीय वर्षा। वर्षा देखो यहाँ पे कितनी प्रकार की होती है। पहला है संवहनिक वर्षा। ठीक है, तो संवहनिक वर्षा किसे कहते हैं वो समझते हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ती है, इस कारण गर्म भूतल के संपर्क में गर्म होने पर वाली हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। ऊपर उठती हवा धीरे धीरे ठंडी हो जाती है और संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है और शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। दोपहर के बाद विषुवतीय रेखा प्रदेश में प्राय होती है। देखो संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि विषुवत रेखा पर गर्मी अधिक पड़ती है। ठीक है, तो वही कह रहा है विषुवत रेखा में गर्मी अधिक पड़ती है और जिस कारण गर्म भूतल के संपर्क से गर्म होने वाली हल्की हवा हल्की होकर उठ जाती है। ये विषुवत रेखा है, ये वाला। यहाँ पे जो हवा बहती है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, और जो ऊपर जाकर के आप किस में बदल जाती है, वह आर्द्रता में बदल जाती है, मतलब बारिश की बूंद में बदल जाती है, उसे कहते हैं संवहनीय वर्षा। और उसके बाद वो फिर ठंडा होकर जब नीचे गिरती है तो उसे कहते हैं संवहनिक वर्षा। पर्वतीय वर्षा, बच्चों आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर वर्षा अधिक होती है जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती है, तो ये पवनें उस ढाल के सहारे ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं। ऊंचाई के कारण ठंडी हवा होने लगती है जिससे संघनन की प्रक्रिया में हो जाती है और ये जलवाष्प संगठित होकर वर्षा के रूप में गिरने लगते हैं। इसे पर्वतीयकृत या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं? जब पहाड़ों पर वर्षा की अधिक होती है, जब पहाड़ों पर वर्षा भी अधिक होती है, जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के माध्यम से कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ अवरोध के रूप में जाती है। ये बादल है, इसमें पानी भरा है, ये पहाड़ है। ठीक है, जब बादलों की जब बादल जो होते हैं वो पहाड़ पर अपना सारा पानी गिरा देते हैं। ठीक है, किसके कारण? गर्मी के कारण। आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंच पहाड़ अवरोध के रूप में आ जाता है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा देखो किसे कहते हैं। ये बादल हैं, ये जा रहे हैं। ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे आ गए, ये उतने ऊंचे हैं कि बादल पार नहीं हो इस तरफ, यहाँ पे इतने ऊंचे हैं कि बादल जो है इस तरफ नहीं आ पा रहा है।
ठीक है। तो मजबूरन इसे यहीं पे पानी को बरसना पड़ेगा, क्योंकि ये पहाड़ ने रोक रखा है इसे। देखो इस तरफ नहीं जा पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये पर्वतों की ऊंचाई के कारण ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अवरोध के रूप में आ जाती है। जब पर्वत, ऊंची पर्वत किसे कहते हैं? ऊंची पर्वत जो होती हैं वो बादलों को जाने नहीं देती हैं, वो उसे अवरोध मतलब रोक लेती हैं। इसी कारण उसे वर्षा के रूप में गिरने लगती है। ठीक है, वहीं पे वर्षा के रूप में गिरने लगती है पर्वतीकृत या वर्षा, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया? पर्वतीय वर्षा फिर से बता दे रहा हूँ जल्दी से। देखो ये वर्षा है, ये जा रही है, ठीक है, अभिषेक के घर पे बरसने। ये में बीच में पहाड़ है, बीच में पहाड़ है, तो ये वर्षा यहाँ तक तो आएगी, लेकिन इसके बाद नहीं जाएगी, इसके बाद तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि बीच में आ गया है ये। ठीक है, बीच में आ गया है और यहीं पे वर्षा बरस जाएगी पहाड़ पे ही, तो इसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा। जब पहाड़ों की वर्षा, जब पहाड़ों पर वर्षा होने लगे तो उसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा। चक्रवाती वर्षा, निम्न दाब, दाब के क्षेत्र को भरने और विभिन्न दिशाओं में अनेक पवन आती हैं। खाली जगहों को भरने के लिए इनमें होड़ रहती है और इसी कारण ये ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं, और ऊपर उठने के कारण इसका तापमान कम हो जाता है, जिससे मौजूदा आर्द्रता संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। अतः यह वर्षा उष्णकटिबंधीय में होता है। पिता, चक्रवातीय वर्षा किसे कहते हैं बच्चों? निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए, जहाँ पे हवा का निम्न दाब होता है, जहाँ पे हवा का प्रेशर कम होता है, उस तरफ ये चक्रवाती वर्षा जाती है। ठीक है, आपको बताया था जो चक्रवात होता है वो निम्न दाब से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, आपको बताया था। तो यही चक्रवाती वर्षा जो निम्न दाब को भरने के लिए, उच्च दाब से निम्न दाब को भरने के लिए जाती है। इन दिशाओं में अनेक पवनें आती हैं, विभिन्न दिशाओं में अनेक पवनें आती हैं। खाली जगहों को भरने के लिए इनमें होड़ होती है और ये कारण से ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं। ऊपर उठने के कारण इनका तापमान कम हो जाता है, जिनमें से मौजूदा आर्द्रता संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती हैं, उसे उष्णकटिबंध में जाती है। बच्चों चक्रवाती वर्षा सिंपल सा मतलब है कि जब चक्रवात के कारण जब वर्षा उत्पन्न होती है, या ठीक है, जब चक्रवाती वर्षा जब आती है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं, और निम्न दाब को भरने के लिए जो वर्षा होती है उसे कहते हैं चक्रवाती वर्षा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। कोई बात नहीं, अगले दिन पढ़ा दूंगा बढ़िया से आपको। तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मोबाइल पूरा हैंग हो रहा है, और ये क्वेश्चन आपको करना है सारा, ठीक है। तो चलो बच्चों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।